अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इन फोकस में खुश आमदीद। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। आज प्रोग्राम में इन फोकस रहेगा। बेल्जियम के दारुल हुकूमत और यूरोपीय यूनियन के हेडक्वार्टर्स ब्रसल्स में हवाई अड्डे और मेट्रो स्टेशन पर बम धमाके, 28 अफराद हलाक। रूसी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक दाइश ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। वजीर आजम बेल्जियम ने आज के दिन को यौम सियाह करार दे दिया। यूरोप भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। वर्ल्ड T20 में पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के खिलाफ डू और डाई मुकाबला जारी। न्यूजीलैंड का टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। पाकिस्तान टीम में 2 तब्दीलियां, मोहम्मद हफीज और वहाब रियाज की जगह खालिद लतीफ और अम्माद वसीम टीम में शामिल। टूर्नामेंट में अब तक नाकाबिले शिकस्त न्यूजीलैंड को क्या पाकिस्तान जेर कर पाएगा? और सिंध असेंबली से वॉकआउट, कराची सफाई मुहिम मुअत्तल और आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ के नाम खुला खत। MQM ने कानून नाफिज करने वाले इदारों के बाज अफसरान पर अपने मुंतखब नुमाइंदों, अरकान कौमी और सूबाई असेंबली और सेनेट को वफादारियां बदलने के लिए धमकाने का इल्जाम लगा दिया। नाज़रीन, आज यूरोप में दहशतगर्दी का एक और बड़ा वाकया सामने आया है। इस बार निशाना बना है बेल्जियम का दारुल हुकूमत ब्रसल्स, जहां पर यके बाद दीगरे होने वाले धमाकों के नतीजे में अब तक की इत्तलात के मुताबिक कम से कम 28 अफराद हलाक हो चुके हैं। बताया गया है कि ये धमाके ब्रसल्स के एयरपोर्ट, ब्रसल्स के मेट्रो स्टेशन और बाज़ मीडिया इत्तलात के मुताबिक ब्रसल्स में वाक़ सदारती महल के करीब भी हुए हैं। अब से कुछ देर कबल सामने आने वाली खबर के मुताबिक बेल्जियम के वज़ीर दाखिला ने मज़ीद हमलों के हवाले से भी खबरदार किया है। ये नाजरीन जहन में रहे कि आज के वाक़यात का एक ख़ास पस मंज़र है। जुमे के रोज़ ब्रसल से ही एक इंतहाई अहम मुल्ज़िम, जिसको पेरिस में नवंबर में होने वाले हमलों का मरकज़ी मुल्ज़िम कहा जा रहा है, की गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी। याद रहे कि नवंबर में होने वाले पेरिस हमलों में 130 अफराद हलाक हुए थे और जुमे को यहाँ से इन हमलों का एक अहम मुल्ज़िम सालेह अब्दुस्सलाम गिरफ्तार किया गया था। और आज दहशतगर्दी के इस हमले को इसी सिलसिले से जोड़ कर देखा जा रहा है कि मुमकिन तौर पर आज के ये हमले बेल्जियम में ब्रसल्स में किसी खास नेटवर्क की मौजूदगी का पता दे रहे हैं। इस वाक़े के फौरी बाद हमने देखा है कि आलमी रहनुमाओं की जानिब से मजम्मत का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान ने भी इस वाक़े की पुरज़ोर अल्फाज में मजम्मत की है। तो ब्रसल्स में होने वाले आज इन धमाकों और दहशतगर्दी की कार्रवाई के बाद वहाँ पर क्या रद्द अमल पाया जाता है, इस पर हम बात करेंगे। मुझे इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं ब्रसल्स, आप चेयरमैन हैं इंटरनेशनल काउंसिल फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, अली रज़ा सैयद साहब। अली रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो हमें ज़रा ये समझाइए कि ब्रसल्स जैसी जगह पर धमाके होना, एक इब्तदाई रद्द अमल हमने देखा। वज़ीर आज़म बेल्जियम ने भी ये कहा कि आज यौम सियाह के बराबर है आज का दिन। मकामी लोग ब्रसल्स के कैसे देख रहे हैं इस वाक़े को? उनका रद्द अमल हैरानी का है इस वाक़े पर, गुस्से का है कि रद्द अमल है क्या? देखिए, इस वक्त जो सिचुएशन है, जो पब्लिक है वो कंफ्यूज्ड है। इस किस्म का वाक़या ये वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद ये पहली दफ़ा इस तरह का कोई वाक़या यहाँ बेल्जियम में हुआ है। इससे पहले जो इमरजेंसी लगाई गई थी 13 नवंबर पेरिस अटैक के बाद, तो वो भी एक बेल्जियम के लिए एक बहुत, बेल्जियम लोगों के लिए ख़ासकर बहुत ही एक अनोखी चीज़ थी। लेकिन अब जो आज का वाक़या है इसने हिला के रख दिया है। पब्लिक में गम भी है, गुस्सा भी है और लोग जो है ना वो कंफ्यूज भी हैं कि ये कैसे हो सकता है, कैसे मुमकिन है कि इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद कि सिक्योरिटी अलर्ट जो था वो 3 डिग्री पे था, आज फिर दोबारा उसको 4 डिग्री जो मैक्सिमम डिग्री है उस पर कर दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद इस किस्म का अटैक जो एयरपोर्ट पे हुआ है, फिर उसके बाद जो मेट्रो स्टेशन पे हुआ है, कुछ और भी कहा जा रहा है, लेकिन ऑफिशियल्स जो हैं उनकी तरफ से अभी तक जो है ये मेट्रो स्टॉप के जो है अटैक है और एयरपोर्ट का अटैक, उसके बारे में कहा जा रहा है कि मोर देन कंफर्म नहीं है, लेकिन 35 से प्लस जो है ना इस वक्त तक जाने ज़ाया हो चुकी हैं। तो ये एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल पैदा हो रही है। मैं समझता हूँ कि इससे जो यूरोपियन जो माइंड सेट है, जो यूरोपियन इस वक्त जो पब्लिक है उसका माइंड सेट वो आज से जो पहले था वो नहीं रहेगा। इसका बिल्कुल एक डिफरेंट जो है ना वो रिएक्शन आएगा। ठीक है। अब सैयद अली सैयद साहब, मुझे ज़रा ये बताएं, आपने कहा इस वक्त एक हैरानी जा रही है। अब ये हैरानी जुमे को जो यहाँ से अहम गिरफ्तारी हुई ब्रसल से सालेह अब्दुस्सलाम की, पेरिस अटैक का अहम मुल्ज़िम, अब उसके बाद भी ये हैरानी मौजूद थी या उसके बाद एक इत्मीनान पाया गया ब्रसल्स में? उस गिरफ्तारी के बाद रद्द अमल क्या था?
गिरफ्तारी के बाद बिल्कुल इत्मीनान पाया गया और लोगों ने सुकून का सांस लिया। उन्होंने कहा कि अब जो है ना वो जो सिक्योरिटी लेवल था वो भी नीचे आ जाएगा, क्योंकि इसका इफेक्ट जो है ना आम आदमी की लाइफ पे, बिजनेसेस पे, सब पे पड़ रहा है। तो लोग बड़े खुश थे। मैं समझता हूँ कि लोग बड़े मुतमिन थे कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो कार्रवाई की थी और जो अब्दुल सलाम साले को और उसके साथियों को जो पकड़ा था। लेकिन आज के वाक़े ने जो है वो क्वेश्चन जो है ना वो एक नया क्वेश्चन उठ खड़ा हुआ है कि इतनी सिक्योरिटी के बावजूद इसका मतलब ये है कि जो टेररिस्ट हैं, जो ये जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, वो इतने मुनज़्ज़म हैं कि वो इस तरह की कार्रवाई इतनी हाई अलर्ट के बावजूद जो है ना वो इसमें कामयाब हुए हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि आज जो है वो खौफ ज़्यादा पाया जाता है पब्लिक में। ठीक है। और बेल्जियम के वज़ीर-ए-आज़म ने जैसे कहा कि वही हुआ जिसका डर था, अब उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त बड़े इत्तेहाद और यकजहती की ज़रूरत है। ये वो किस जानिब हिंट कर रहे हैं कि वही हुआ जिसका डर था? इस वक्त खौफ पाया क्या जा रहा है बेल्जियम और ब्रसल्स की हद तक? देखिए, 13 नवंबर के बाद, जो पेरिस वाक़े के बाद से और फिर 21 नवंबर से बेल्जियम में हाई सिक्योरिटी अलर्ट है, जो आज तक था। पहले डिग्री 4 पे था, उसके बाद फिर इसकी कुछ अरसे के बाद उन्होंने इसको डिग्री 3 पे ले गए थे, क्योंकि जो कमर्स थे, जो बिजनेस थी और आम लोग थे वो मुतासर हो रहे थे। तो उनकी ये डिमांड थी कि इस हाई अलर्ट को कम किया जाए। तो इन्होंने जो ऑफिशियली लोगों को मुतमिन करने के लिए डिग्री 3 पे ले गए थे, लेकिन जो आर्म्ड फोर्सेस थी वो भी सड़कों पे थी, मौजूद थी, और जो सिक्योरिटी डिग्री 4 पे थी वो अब तक मौजूद थी। लेकिन उसके बावजूद जब ये अब्दुल सलाम साले को जब पकड़ा गया तो उससे ये अंदाजा होता है कि उसके हल्का अहबाब में या उसके इर्द गिर्द ऐसा एक नेटवर्क था कि जिन लोगों ने 4 महीने तक उसको छुपाए रखा, वो ब्रसल्स में मौजूद था जहां से वो पकड़ा गया। तो इससे अंदाजा होता है कि वो ये एक नेटवर्क मौजूद है अब लोगों में जो है ना। लेकिन जिस दिन वो पकड़ा गया उसके बाद लोगों में इत्मीनान आ गया था कि अब शुक्र अल्लाह का कि वो जिसको ढूंढा जा रहा था, जो एनिमी नंबर 1 था, उसको पकड़ा गया है। लेकिन आज के वाकये के बाद देखिए, जो इमिग्रेंट कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है, वो काफी मुतासर होगी, क्योंकि इसका जो एक्सट्रीम राइट पार्टीज हैं वो इसका फायदा हासिल करेंगी। वो ऑलरेडी प्रोपेगेंडा करती हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमें यूनिटी की जरूरत है, जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि कौम जो है, क्योंकि आपको पता है कि और इसी का हवाला बेल्जियम के वज़ीर-ए-आज़म ने भी आज दिया है। अली रज़ा सैयद साहब, बहुत शुक्रिया। ब्रसल्स से हमारे साथ मौजूद हैं। इंटरनेशनल काउंसिल फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट हमें ये बता रहे थे कि जुमे को रोज़ पेरिस के अटैक के एक अहम मुलज़िम सालेह अब्दुल सलाम की गिरफ्तारी के बाद किसी हद तक ब्रसल्स में इत्मीनान की कैफियत थी कि शायद जो असल ख़तरा था उस पर काबू पा लिया गया है। एक कारोबारी कम्युनिटी, ताजर कम्युनिटी की जानिब से भी ये मुतालबा मौजूद था कि सिक्योरिटी लेवल को कम किया जाए, लेकिन बता रहे हैं कि सिक्योरिटी लेवल जो कि लेवल 3 पर मौजूद था, उसके बावजूद आज का वाक़या होना कुछ अहम सवालात को जन्म दे रहा है। और अब इस सिक्योरिटी लेवल को हाईएस्ट लेवल यानी नंबर 4 पर कर दिया गया है, कम अज़ कम बेल्जियम की हद तक, जबकि यूरोप भर में ख़बरें जो मौसूल हो रही हैं उसके मुताबिक सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर मौजूद है। यकीनन जो इस वक्त सवाल उठाया जा रहा है वो सिक्योरिटी अपरेटस, सिक्योरिटी सर्विसेज के हवाले से भी उठाया जा रहा है और ब्रसल्स की हद तक मौजूद और फ़ाल किसी नेटवर्क के हवाले से भी उठाया जा रहा है। अगर आप बैनुल-अक़वामी जो न्यूज़ एजेंसीज़ हैं उनसे आने वाली ख़बरों का जायज़ा लें तो इस इम्कान का इज़हार किया जा रहा है कि सालेह अब्दुल सलाम की गिरफ्तारी के फ़ौरी बाद उसका जो मुमकिना नेटवर्क है उसने फ़ौरी तौर पर यह कार्रवाई की है, इस खदशे के पेश नज़र कि सालेह अब्दुल सलाम मज़ीद गिरफ्तारियों का सबब ना बने। बहरहाल बता रहे थे हमें अली रज़ा सैयद के आज के इस हमले का जो रिएक्शन है वो ज़रूर देखने में आएगा और वहाँ पर जो राइट विंग की जमातें हैं वो ज़रूर इसके ऊपर एक हार्ड लाइन पॉलिसी अपनाने की कोशिश करेंगी। एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे नाज़रीन। आज पाकिस्तान को वर्ल्ड T20 में आगे बढ़ना है या खुदा न खास्ता इस अहम टूर्नामेंट से बाहर हो जाना है, इसका फैसला चंद घंटों में हो जाएगा। पाकिस्तान अपना डू और डाई मैच इस वक्त न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल रहा है। कुछ बात होगी उसकी इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, वर्ल्ड T20 में बांग्लादेश के खिलाफ अपने मैच में फातिहाना आगाज़ करने के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अपने आप को अब उस पोजीशन में ले आई है इंडिया से मैच हारने के बाद कि उसे अब न्यूजीलैंड जिसके खिलाफ इस वक्त वो मोहाली में बरसरे पैकार है और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से जीतना होगा मैच ताकि इस टूर्नामेंट में अपनी ज़िंदगी को जारी रख सके, इस टूर्नामेंट का सफ़र आगे बढ़ सके। जो ताज़ा तरीन खबर मोहाली से हमारे पास है, न्यूजीलैंड ने टॉस जीता है, पहले बैटिंग का फैसला किया है और धुआंधार बैटिंग करके अब तक तो इस फैसले को दुरुस्त साबित किया है। महज 6 ओवर्स में बगैर किसी नुकसान के 51 रन जोड़ चुके हैं न्यूजीलैंड के बल्लेबाज। सो पाकिस्तानी टीम जो कि बैड चेजर्स कहलाती है, आज इस इम्तिहान में किस तरह पूरा उतरेंगे, इस पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान के बल्लेबाज यासिर हमीद हमारे साथ हैं। यासिर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या लग रहा है अभी तक आपको पाकिस्तानी टीम की बॉडी लैंग्वेज से? पूरा एतमाद नज़र आ रहे हैं? आपको लग रहा है कि अभी से थोड़े थके हुए परेशान हैं? नहीं, पूरा तमाद तो बिल्कुल है, लेकिन विकेट गिरना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह 6 ओवर में आपने कहा 51 हो गए, तो अब ये प्लान बी की तरफ जा रही है गेम, क्योंकि पहले प्लान ए तो ये था हमारा कि हम इनको 140, 135, 150 के अंदर आउट करके और आराम से हम रिलैक्स करके चेस करें। अब ये है कि थोड़ा बैट्समैन्स पे प्रेशर आएगा और उनको ये लेके खेलना पड़ेगा कि यार अब 2 ही चीज़ें हैं, या तो जल्दी आउट करो या फिर लंबा स्कोर है तो फिर जाओ, फिर मजबूत होके जाओ। प्लान बी, इसका मतलब ये है कि कोई प्लान है नहीं? प्लान बी तो मैंने आपको बताया ना, तो ये होगा कि अगर लंबा स्कोर वो कर गए तो हमने किस तरह खेलना है। प्लान ए तो ये कि नर्व्स रिलैक्स है, कम स्कोर है, अच्छा स्टार्ट मिल गया तो चले जी, 1-2 विकेटें गिर भी गई तो कोई मुश्किल नहीं, आराम से पीछे से बैट्समैन आके कर जाएंगे। अब प्लान बी मेरा ये है कि अब अगर उन्होंने स्कोर जिस तरह स्टार्ट लिया है, खुदा न खास्ता इस तरफ दरमियान में खेल गए और फिनिश कर गए तो 170, 180 कर जाएंगे ये। ठीक है, उस केस में प्लान बी अपनाना पड़ेगा। एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। प्लान बी जिसका हवाला दे रहे हैं सिर्फ वो ये है कि बल्लेबाज खुलकर खेलें, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे इन फॉर्म बल्लेबाज मोहम्मद हफीज़ आज स्क्वाड का हिस्सा नहीं है और खालिद लतीफ़ को आज इस इवेंट का अपना पहला मैच खेलना है। सो ये खुलकर कौन खेलेगा, प्लान बी पर कौन चलेगा, यासिर से पूछते हैं इस मुख्तसर ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तानी पेसर्स ने बिलाखिर अपनी पहली कामयाबी हासिल की है न्यूजीलैंड के बल्लेबाज विलियमसन को आउट करके, लेकिन 7.2 ओवर्स का खेल हो चुका है, 62 रन न्यूजीलैंड के खिलाड़ी जोड़ चुके हैं। तो यासिर, देर कर दी हमारे पेसर्स ने एडवांटेज लेने में या अभी भी चलेगा? नहीं, ठीक है, बिल्कुल। अगर अभी भी विकेट मिली है तो अब यहाँ से हम प्रेशर डाल सकते हैं, 1-2 विकेट्स और लें तो हम अपना जो प्लान है उसमें आ सकते हैं। 150, 160 के अंदर इनको हम आउट कर लें तो हम प्लान ए में आ जाएंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से 150, 160 अगर टीम जीतना चाहे तो उसके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए उसको करने के लिए। ठीक है, और अगर चलें 150, 160 के केस में भी हफीज़ आपको लगता है आज मिस किए जाएंगे? बिल्कुल, हफीज़ देखें 4-5 साल से रेगुलर खेल रहे हैं, वो तो ऑब्वियसली मिस तो किया जाता है ऐसा प्लेयर। और मेरा नहीं ख्याल कि जो है उसकी जगह अगर खालिद लतीफ़ खेल रहा है तो वो कुछ नहीं कर सकता, कैपेबल नहीं है। ही इज़ वेरी गुड प्लेयर, वो डोमेस्टिक लेवल पे बड़े कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता है, लेकिन इंटरनेशनल का आपको पता है कि डिफरेंट एक प्रेशर होता है, डिफरेंट एक एटमॉस्फेयर। अल्लाह करे उसमें क्लिक करे, रन्स करे तो यू नेवर नो। लेकिन अब बात नहीं करनी चाहिए इस मौके पे, लेकिन अच्छा खेला बांग्लादेश के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ उनको कहाँ पे खिलाया और अब 1 फिट हो गए। इसके पीछे भी लोग कह रहे हैं एक कॉन्स्पिरेसी, कोई साजिश की लोगों को बू आ रही है इसके पीछे भी, हफीज़ का अचानक अनफिट हो जाना। देखें, ये तो अब वो जानता है और अल्लाह जानता है कि वो अगर उसने जानबूझ के किया तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादती है, मुल्क के साथ ज़्यादती है, अपने साथ ज़्यादती है। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की कोई चीज़ होगी, और ना मैंने मतलब ज़ाहिर बात है सुनी तो है ये बातें कि यार ये, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि टीम में इस तरह की कोई चीज़, जो लोग कहते हैं ना कि ग्रुपिंग हो जाती है, ये वो ग्रुपिंग। देखें, ये मीडिया को बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नज़र आती हैं। एक आध बड़ा मैच बंदा हारता है तो वो जो नकाइस होते हैं वो नज़र आते हैं कि यार ग्रुपिंग की सूरत में अगर इस तरह की कोई बात है कि जानबूझ के किया तो फिर मेरे ख्याल से कि ही शुड बी कंडेम्ड। अब इनकी एब्सेंस में हमें करना क्या चाहिए? वही जो हमारा एक गैम्बल फार्मूला है कि शर्जील ऊपर से चल जाएं, 2-3 बोल्ड शॉट्स खेल जाएं और खौफ टूट जाए, या इसके अलावा कुछ और करना पड़ेगा? 2-3 शॉट्स की कहानी नहीं है, ये 40-50 उसको करने पड़ेंगे ऊपर से शर्जील को। हाँ, 2-3 शॉट्स क्या, 2-3 शॉट्स मार के तो 3 मैचों में आउट हो गया। तो आज थोड़ा सा लंबा ले जाए ना, थोड़ा सा लंबा ले जाए, 40-50 करे, 60 करे, उसको भी फ़ायदा, टीम को भी फ़ायदा। टीम होम मतलब होम उधर
गेट होम तो फ़ायदा है, मतलब उसके लिए भी फ़ायदा, मुल्क के लिए भी फ़ायदा है, इतने अच्छे बल्ले पे आ रहा हो बॉल, तो मेरा मतलब है इसको कैश करना चाहिए। ठीक है, अब अभी क्या करें? अभी तो चलें एक खिलाड़ी आउट कर लिया न्यूजीलैंड का, लेकिन जैसे कहते हैं ना एक से बढ़ के एक शाहकार मौजूद है न्यूजीलैंड की टीम में बैटिंग के हवाले से। सो क्या करें स्पिनर्स के हवाले से? माद वसीम ने भी पहला ओवर अपना डाल लिया है, करना क्या है पाकिस्तान को बॉलिंग के? देखें प्लान, अब डिफरेंट प्लान्स होंगे इनके माइंड में। पहला तो ये कि इनको जल्दी से जल्दी आउट करें, ठीक है, वो भी अभी चांस है क्योंकि अभी 8वां ओवर चल रहा है और मेरे ख्याल से अभी स्कोरिंग का वो रेट नहीं है अभी जिस तरह के शुरू में हिटिंग हो रही थी, और अभी थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया एक विकेट गिरने से 1-2 विकेट्स, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम आपने देखा होगा हिस्ट्री में भी जैसे ही 2-3 विकेट्स गिरती है तो एकदम पाकिस्तान ने इसी तरह किया, पहले भी 2-3 आउट करके ऊपर से एकदम 130, 35, 37 में पकड़ लेते थे। 2009 के वर्ल्ड कप में मुझे याद है, 2012 के वर्ल्ड कप में भी याद है मुझे, मतलब इन पे एक साइकोलॉजिकल हम लोगों का एडवांटेज है, लेकिन एट द अदर हैंड वो दे आर इन कंफर्ट जोन देन अस, क्योंकि दोनों मैच वो जीते हुए हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर वो हार भी जाते हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें फ़ायदा हो जाएगा और इसलिए वो थोड़ा से फ्री माइंड से खेल सकते हैं। लेकिन फिर भी वर्ल्ड कप के मैच का अपना एक प्रेशर होता है, अगर वो यहाँ से हारते हैं, अगर वो अगला हार गए तो ये चीज़ भी वो सोच रहे होंगे यार हम ये क्यों हारे, हम ये क्यों रिलैक्स खेलें, बिकॉज दे आर अ प्रोफेशनल साइड। और लेकिन बहरहाल जीत की जरूरत न्यूजीलैंड को आज उतनी नहीं है जितनी हमें जरूरत है। ये बताएं इसी इवेंट में जैसे गेल खेले हैं, वेस्ट इंडीज़ को उन्होंने जितवाया, या बाद में इंग्लैंड ने जिस तरह टारगेट चेज किया साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वो कैसे मुमकिन हुआ? पाकिस्तानी टीम को क्या पिक करना है उन 2 मैचेस में से? देखें जो इंग्लैंड ने टारगेट चेज किया वो तो साउथ अफ्रीका की बैट बॉलिंग की वजह से किया, ठीक है, और जो गेल ने जो 100 किया तो मेरे ख्याल से उसका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था उससे पहले। PSL में उसने क्या किया? कुछ नहीं किया। वो उसी तरह गेल तो बहुत बड़ा नाम है, उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए पिच पे खड़े होने के लिए, उसको वो मिला सैम्यूल की सूरत में। सैम्यूल वहाँ से रन्स निकाल रहा था, ये यहाँ पे खड़ा था, 16 बॉलों पे 10 किए थे उस वक्त मेरे ख्याल से उसने, लेकिन जब सैम्यूल आउट हुआ तो बस फिर उसने अपनी बैटिंग दिखाई है। तो गेल का कमाल तो है ही है, लेकिन जो दूसरे एंड पर खिलाड़ी मौजूद है उसकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ी। अब देखें ये मैं आपको बता रहा था जिस तरह ये केन विलियमसन है और गुप्टिल है, केन विलियमसन के स्ट्राइक रेट बहुत लो होता है लेकिन गुप्टिल दूसरे एंड पे मार रहा होता है, इस तरह प्रेशर जो है ना वो दूसरे बैट्समैन से रिलीज होता है। तो आज कौन होगा पाकिस्तान का? गेल कौन होगा और दूसरे एंड पे कौन खिलाड़ी होगा? सैमुअल मेरे ख्याल से आज पाकिस्तान का गेल शर्जील खान होगा, और दूसरे एंड से ऐसा ओपनर होना चाहिए जो उसे खिलाता रहे। अहमद शहजाद ऐसे ओपनर हैं? अहमद शहजाद भी अपनी शॉट्स खेलता है और ठीक खेलता है, मतलब वो ऐसा नहीं खेलता कि वो ऐसे खेल सकता है कि वो चलाता रहे, मतलब सिंगल भी ले, अच्छे शॉट्स उसके सामने मारे, तब भी जो दूसरा बैट्समैन होता है सामने वाला उसको कॉन्फिडेंस मिलता है। जो अच्छा प्लेयर होता है वो दूसरे की अच्छी शॉट से भी कॉन्फिडेंस दे सकता है या अच्छे रोकने से। मुझे बताएं 170 में आगे चलने से पहले 170 180 भी हो जाए तो आप टीम को बैक करेंगे? पाकिस्तान कर सकता है? ऑफ कोर्स मैं करूंगा बैक, क्योंकि हमारी पाकिस्तान टीम है। पाकिस्तान टीम ने क्या क्या नहीं किया। 2009 में हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह वर्ल्ड कप जीते हैं, 2007 में वो देखे एक और आउट हो गया, 2007 में हम लोग फाइनल रनर अप थे, फिर सेमीफाइनल, माशाल्लाह टैलेंट तो इसलिए न्यूजीलैंड के कोच भी कह रहे थे ना पाकिस्तानी टीम बड़ी नाकाबिल एतबार है लेकिन महारत बड़ी है इस टीम के पास। ये मैच वी होप कि पाकिस्तानी टीम आज शायकीन को जैसे कहते हैं ना अच्छे तरीके से हैरान कर दे। आप मुझे अपने हवाले से बताएं क्या आजकल मसरूफियत हैं, खुद आप किधर हैं? हमारी टीम ओपनिंग के मामला सेटल नहीं हो रहे, तो क्या इरादे हैं? मैं तो मैं अपनी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, जिम कर रहा हूँ, रेगुलर प्रैक्टिस। अभी MCL खेल के आया हूँ आपके सामने, अच्छी बैटिंग हुई है वहाँ पे। और इसके अलावा मैं एक कुछ दोस्तों के साथ मिलकर हम लोग एक स्पोर्ट्स लाउंज खोल रहे हैं यहाँ पे। अच्छा। तो वो स्पोर्ट्स लाउंज वो ऐसा होगा कि उसमें मतलब हम फूड भी देंगे और साथ में स्पोर्ट्स का एक माहौल सा होगा अंदर, जिस तरह के हमारे जितने भी लेजेंड्स हैं उनको हम वो ट्रिब्यूट करेंगे, ठीक है। हमारी जो जिस तरह प्लेट्स हैं, ऑटोग्राफ साइन, ये इस्लामाबाद साइन क्रॉकरी, हाँ जी इस्लामाबाद में। तो ये हम इस पे प्लान कर रहे हैं और इस पे हम काफ़ी मतलब जो हमारी जो टीम है काफ़ी वर्क कर रही है। तो इंशाल्लाह होपफुली एक ऐसा एटमॉस्फेयर जहाँ पे हर वक्त बस पाकिस्तान का जब मैच हो लोगों को इधर उधर चौकों में बैठने की ज़रूरत है, बड़ी स्क्रीन हम अंदर मतलब ऑलरेडी एक फिटेड स्क्रीन लगाएंगे और वो इस पे कर रहे हैं काम। और ये कब आप कह रहे हैं अप एंड रनिंग होगा? वेलोसिटी के नाम से होगा, वेलोसिटी। और कब तक?
इंशाल्लाह कमिंग मंथ्स में। बहुत शुक्रिया। यासिर हमीद हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान के ओपनिंग बल्लेबाज। कह रहे थे कि पाकिस्तानी टीम को बहरहाल अगर 140-130 तक न्यूजीलैंड को कंटेन कर ले तो कदरे एतमाद से खेलेगी, और अगर इससे ऊपर जाता है न्यूजीलैंड तो फिर पाकिस्तानी टीम को प्लान बी पर जाना होगा, और प्लान बी सिर्फ इतना है कि पाकिस्तानी बल्लेबाज बेखौफ होकर खेलें। एक वक्त ब्रेक नाज़रीन। MQM के कायद ने आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ के नाम एक खत लिखा है, इंतहाई अहम खत। इसके मंदरजात क्या हैं, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। MQM के कायद अल्ताफ़ हुसैन साहब ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ साहब के नाम एक अहम ख़त लिखा है, और इसके मंदरजात इंतहाई तशवीशनाक हैं। MQM के कायद इस ख़त में आर्मी चीफ को ये फरमा रहे हैं कि उनको मुसलसल ये रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि MQM के मुख्तलिफ ओहदेदारों को, अरकान सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली और सेनेट को धमकियाँ मिल रही हैं, और धमकियाँ ये मिल रही हैं कि वो कराची में इस वक्त जो एक MQM मुखालिफ ग्रुप मौजूद है, जिसको इस ख़त के अंदर गद्दारों का टोला कहकर रेफ़र किया गया है, अपनी वफादारियाँ तब्दील करें, उनसे जा मिलें, नहीं तो इन अरकान को, MQM के इन कारकुनान के ऊपर रॉ के साथ ताल्लुकात का जो इल्ज़ाम है वो लगाया जाएगा, और उस इल्ज़ाम में इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके साथ साथ इसी खत में तशवीश का इजहार किया गया है MQM के मुख्तलिफ अरकान की गिरफ्तारी के हवाले से, और इसके तनाजुर में MQM के कायद ने आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ से ये मुतालबा किया है कि वो कानून नाफिज करने वाले इदारों के वो अफसरान जो इस फेल में, इस अमल में मुलव्वस हैं, इसके ज़िम्मेदार हैं, उनके खिलाफ फिलफौर कार्रवाई करें। और क्योंकि ये अफसरान अल्ताफ़ हुसैन साहब के बकौल महाजिरों और पाक फ़ौज के दरमियान तलखियाँ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। सो बुनियादी सवाल नाज़रीन, इस वक्त MQM को ख़तरा किस से है, पार्टी के अंदर से या पार्टी के बाहर से, और फिर ये भी कि ये ख़त तहरीर करके इसका जो मुखातिब है वो आर्मी चीफ को ही क्यों बनाया गया है, इस पर हम बात करेंगे। इस वक्त MQM के सीनियर लंदन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब इनबसात मलिक साहब। इनबसात साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये फरमाइए, ये जिन खदशात का इजहार है, इसमें बड़े संजीदा नौयत के इल्ज़ामात हैं, ये जिन रिपोर्ट्स का हवाला दे रहे हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब, उन्हें मौसूल हो रही हैं, ये कब से मौसूल हो रही हैं? मुस्तफ़ा कमाल साहब के कराची आने के बाद से या उससे पहले से? ये इत्तलात जो है रिसेंटली आना शुरू हुई हैं कि मुख्तलिफ तरीक़े से मुख्तलिफ अहलकार जो हैं हमारे MNAs MPs को कांटेक्ट करते हैं, और उनको ये पैगाम दिया जा रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कि वो अपनी एलिजेंस चेंज करें, वरना फिर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएंगी, उनको झूठे मुकदमात में मुलव्वस किया जाएगा, उनको रॉ का एजेंट करार दे करके उनको पाबंद सरासल कर दिया जाएगा। ये बातें खासी तशवीशनाक थी, और एक शख्स के साथ होती ये बात तो यकीनन इतना बड़ा ख़त लिखने की ज़रूरत नहीं पेश आती, लेकिन हर इदारे में हमारे कुछ लोग ऐसे मौजूद होते हैं जो इदारे के लिए बाइस से तशवीश होते हैं। तो अल्ताफ़ भाई ने इसको मुनासिब ये समझा कि इदारे के सरबराह जो हैं उनसे मुखातिब हो जाए और उनसे ये इस्तदा करें कि ये तमाम मामलात अगर ख़राब किए जा रहे हैं तो इस पर नज़र सानी करें, और देखें राहिल शरीफ साहब कि ये वो कौन से महरक़ात हैं जो MQM को फ़ौज से करीब नहीं आने देते। माजी में भी अल्ताफ़ भाई ने फॉरगेट एंड फॉरगिव की पॉलिसी अपनाते हुए बारहा अपील किए जनाब राहिल शरीफ साहब से कि जो भी माजी में तलखियाँ हुई हैं, गलत फहमियाँ हुए हैं, तो लेट्स मूव ऑन, और हम ये करते हैं कि लेट्स फॉरगिव और फॉरगेट। और इसके लिए अल्ताफ़ भाई ने बाकायदा जो है राहिल शरीफ से और फौज से भी ख़ास तौर से कहा था कि अगर हमारी किसी बात से आपको ठीक है, लेकिन साहब फिर ये फरमाइए तो ये बहुत संजीदा मामला इस हवाले से भी है कि इसमें आपने जिक्र किया है धमकियां मिल रही हैं अरकान कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और अरकान सेनेट को, जिनका ताल्लुक MQM से है। सो इन शख्सियात ने, इन अरकान ने जो मुतल्लिका फोरम सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली या सेनेट, वहां ये मामला ज्यादा संजीदगी से उठना चाहिए ना। अपने पार्टी के कायद से तो यकीनन वो बात करेंगे, लेकिन फिर यहां इस पर बहुत शोर होना चाहिए। यकीनन ये भी किया जा रहा है कि तमाम फोरम पे इस मसले को उठा रहे हैं और उठाएंगे, लेकिन फौरी तलब मसला जो था वो था कि फौरी तौर पे जो आर्मी चीफ हैं जनरल राहिल शरीफ साहब, चूँकि इनके इदारे से ये कुछ तशवीशनाक खबरें आ रही हैं, तो उनको ज़रूर कहा जाए, लिखा जाए, बोला जाए, और उस हवाले से यकीनन जो प्रोसीजर है वो तो हम अपना रहे हैं, जो SOPs हैं वो भी की जाएंगी कि सेनेट में या
قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی میں ان معاملات کو اٹھایا جائے گا، اس پہ بات کی جائے گی، اس پہ بیانات بھی دیے جائیں گے، اس پہ سیر حاصل گفتگو بھی ہوگی. لیکن چونکہ راحیل شریف صاحب چونکہ سپہ سالار ہیں اس فوج کے، تو یقیناً ان کے علم میں آنا فوری امیجیٹلی بہت ضروری ہے. اس کی احمد صاحب یہ فرمائیے، ایم کیو ایم کے وہ اراکین قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی جو اس وقت ملک سے باہر ہیں، آج بھی آپ کی ایک رکن سندھ اسمبلی ملک سے باہر تشریف لے گئیں، اس کا تعلق انہی دھمکیوں سے ہے یا وہ ایک پالیسی ہے ان اراکین کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے، اس کا وہ ایک الگ معاملہ ہے؟ نہیں دیکھیے، نہ یہ پالیسی ہے اور نہ یہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری ایکٹیویٹی ہے. آپ اگر دیکھیں تو ایم کیو ایم کے پاس اراکین جو پارلیمنٹیرینز ہیں صوبائی قومی یا سینٹ ملا کے تقریباً 90 کے لگ بھگ ہیں. تو یہ روٹین کا حصہ ہوتا ہے کہ 90 افراد میں سے کچھ لوگ اپنی بیماری کے علاج کے لیے جاتے ہیں، کچھ اپنے اہل خانہ سے ملنے جاتے ہیں، کچھ ایکٹیویٹی چلتی رہتی ہیں، کچھ بزنس کے حوالے سے جاتے ہیں. تو یہ ایک روٹین کا حصہ ہوتا ہے جس کو معذرت کے ساتھ اس مرتبہ بڑے غلط انداز سے دیکھا جا رہا ہے. ماضی میں بھی ایسا کبھی نہیں ہوا ہے کہ پوری 100% جو ہے پارلیمنٹیرینز ایم کیو ایم کے ملک کے اندر موجود ہوں. اس میں سے 4 6 8 2 5 یقیناً جاتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں. لیکن میڈیا ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید ایم کیو ایم کے لوگ کو باہر بھیجا جا رہا ہے یا ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو رہی تھی اس سے ڈر کے جا رہے ہیں. تو ایسا ہرگز نہیں ہے. ایم کیو ایم کے اراکین جو ہیں وہ باقاعدہ چھٹیوں کے ساتھ گئے ہیں اور یہ نارمل. بہت شکریہ. انبساط ملک صاحب ایم کیو ایم کے رہنما لندن سے ہمارے ساتھ موجود تھے. آ رہے تھے کہ اراکین صوبائی قومی اور سینٹ کے ایم کیو ایم سے جن کا تعلق ہے اور جن کو یہ دھمکیاں مل رہی ہیں، جن کا ذکر اس خط میں ہے، یقیناً اس کے حوالے سے یہاں پاکستان میں اسمبلی میں بھی آواز اٹھائی جائے گی. لیکن فی الحال چونکہ خدشہ یہ ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے بعض افسران اس سرگرمی میں ملوث ہیں، اس لیے فی الفوری فیصلہ کیا گیا ہے کہ آرمی چیف جنرل راحیل شریف کی توجہ اس جانب مبذول کرائی جائے. اور ہمیں بتا رہے تھے کہ ایم کیو ایم کے وہ اراکین صوبائی اور قومی اسمبلی جو ملک سے باہر ہیں، ان کا ملک سے باہر ہونے کا تعلق ہرگز طور پر ان دھمکیوں سے نہیں ہے. آج کے پروگرام سے ناظرین اتنا ہی. کل آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ.